बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद सवाल जवाब राउंड में 2 उम्मीदवारों को जूरी की कसौटी पर हम परख चुके थे। 3 उम्मीदवार बाकी थे, एक एक कर उनके पास चलते हैं। तो सबसे पहले राजेंद्र सूरा जी आपको जूरी की कसौटी पर परखेंगे। जैसा आप राजेंद्र जी से पहला सवाल करेंगे जाकिर। राजेंद्र जी मुझे ये बताएं कि भ्रष्टाचार से क्या क्या नुकसान होते हैं। भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब आदमी को होता है जी, क्योंकि जब भ्रष्टाचार होगा तो उसकी सुनाई नहीं होगी और गरीब आदमी जब नौकरियां बिकेंगी भ्रष्टाचार के माध्यम से तो वो पैसा नहीं जुटा पाएगा, बेरोजगार रहेगा। युवाओं को भी इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और भ्रष्टाचार से समाज के अंदर जितना भी, जैसे आज के समय को आप देख रहे हो, आप जहाँ भी जाते हो वहाँ बगैर किसी बात के पैसे के लेन देन के कोई काम नहीं होता। उससे जनता में अराजकता फैलती है। जो अभी पीछे आप बात कर रहे थे कि भाई क्षेत्रवाद की, ये सब चीज़ें भ्रष्टाचार की देन होती है। जब आदमी ये भ्रष्टाचार नहीं होगा, ईमानदारी से काम होगा तो सब अपना अपना काम करेंगे, उससे शांति भी बनी रहेगी। आप क्या कदम उठाएंगे इसके लिए? मैं सबसे पहला कदम तो ये उठाऊंगा कि जनता अगर मुझे मौका देती है जी, तो मैं ईमानदारी से काम करूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है। जब मैं ईमानदारी से काम करूंगा, कर्मचारी और अधिकारियों की हिम्मत नहीं होगी कि वो भ्रष्टाचार फैलाएं। और दूसरा ये होगा कि जो जन लोकपाल था, जिसमें समय की सीमा निर्धारित की जाएगी कि ये काम इतने समय में होना चाहिए, तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा। तीसरी बात, मैं जनता का और जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका आपस में सहयोग करेंगे और जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। और जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल में सलाखों के पीछे भिजवाने का काम करेंगे जी, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं। ठीक। दूसरा सवाल मलिक साहब। सूरा साहब, ये खाप पंचायतों से संबंधित सवाल है मेरा। जी जी। बदले परिवेश में खाप पंचायतों के समाज में किस प्रकार की भूमिका अपेक्षित है? खाप पंचायतें जो एक अच्छी सामाजिक संस्थाएं हैं, उसमें सिर्फ सुधार की ज़रूरत है। सुधार की ज़रूरत क्या है कि वो फरमान जारी कर देती हैं। उनको एक कानून के दायरे में रह करके बात करनी चाहिए और उसमें 36 बिरादरी के जो हमारे लोग हैं उनकी भूमिका होनी चाहिए और ख़ास तौर से महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए उसके अंदर। तो क्योंकि महिलाएं भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, उनकी राय लेकर के और सब बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के खाप पंचायतों ने बहुत से अच्छे फैसले भी किए हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो कानून के दायरे में रह के काम करें तो एक सामाजिक और बढ़िया सामाजिक संस्था साबित हो सकती है। राजेंद्र जी, एक ये जो अंतर्जातीय विवाह का मामला है जी, इसके फैसलों को छोड़कर खाप पंचायत का कोई 2 गलत फैसले बताइए जो उन्होंने किए। दोबारा आपका क्वेश्चन रिपीट करें। अंतर्जातीय विवाह को लेकर जो खाप पंचायतों के फैसले होते हैं, जो फरमान होते हैं, जी, ये गलत है, कानून के दायरे में नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई और 2 ऐसे फैसले जो आपको लगते हैं कि खाप पंचायत गलत करती है। कई बार क्या होता है कि जैसे गोत्र की शादी है और एक गांव में उस गोत्र, जिस गांव की शादी करके लेके आते हैं वो उस गोत्र के लोग भी उस गांव में बसते हैं, तो कई बार वो उनको बहन भाई का दर्जा दे करके और वो उनको मतलब एक समाज में जीने का जो उनका हक है, अपना जो राइट है, वो राइट छीनने का प्रयास करती हैं, जो कि गलत है और दूसरा नहीं होना चाहिए। दूसरा कई बार क्या होता है कि समाज में वही इसी से लिंक्ड है मामला वो भी कि भाई ये हमारे गोत्र, इसकी माँ हमारे गोत्र की है। मेरा सवाल ये था कि विवाह को छोड़कर अंतर्जातीय विवाह को छोड़कर तो कई बार जैसा कि गांव के अंदर झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के ऊपर एक आदमी थोड़ा सा प्रभावशाली होता है, एक गरीब आदमी होता है, तो जो खाप पंचायतें हैं वो फेवर कर देती हैं। जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसकी बात को मान करके और फरमान जारी कर देती है कि भी इनको गाँव से निकाल दिया जाए। तो इस तरह के जो फरमान है वो एक समाज के लिए अच्छा शुभ संकेत नहीं है। मतलब जाति विशेष को फायदा देते हैं और जो कमजोर जाति विशेष का भी वो आप ठीक कह रहे हैं, वही बात जी कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। तीसरा सवाल जी, अजय जी, यह बताइए कि किसान के फसल का समर्थन मूल्य सरकार जो तय करती है, आपके साथ उसका क्या आधार होना चाहिए? सर, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, MSP, समर्थन मूल्य की जो आप बात करते हैं, मैं कहता हूँ जितना समर्थन मूल्य जो किसान जो सरकार तय करे उसका 50% जो है किसान को लाभ के रूप में दिया जाए। और वो जब 50% किसान को लाभ के रूप में देगी सरकार, उससे किसान को मालवीय हालत भी सुधरेगी और जो महंगाई होगी
चाहे वो बीज के ऊपर हो, चाहे खाद के ऊपर हो, चाहे डीजल के ऊपर हो, उसका भी किसान के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि एमएसपी, सर छोटू राम जी ने कहा था ये कि भाई एमएसपी जो है लागू होनी चाहिए देश के अंदर। अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन पिछली सरकार ने भी उसको लागू नहीं किया। और ये सरकार को भी मैंने पत्र लिखा कि भाई स्वामीनाथन जो आयोग की रिपोर्ट आई है उसको आप लागू करो, ताकि किसान की मालवीय हालत ठीक हो सके। जी, चौथा और अंतिम सवाल। हाँ प्लीज। मैं काउंटर कर रहा था उसमें ये कि एक तो आपने कहा कि 50% होना चाहिए, लेकिन उसका 50% उसको लाभ के रूप में लाभ होना चाहिए, लेकिन उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करने की भी बात आप करते हैं? हाँ बिल्कुल करता हूँ जी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए, खाद के बीज के इनके रेट जो है कम होने चाहिए। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो ऑटोमेटिकली है कि भाई फार्मर को उसका तो कम कैसे होंगे? और सब्सिडी देने के ऊपर नहीं, उसका रेट ही सरकार महंगाई कम करे, महंगाई कम करे, आधुनिक यंत्र लेकर के आए। जैसे जीरो टिलेज की मशीन है, उससे आप जब लेवलिंग करोगे, लैंड लेवलिंग कराओगे तो उससे बिल्कुल लेवल आ जाएगा। और पानी जो है वो जहाँ आधे घंटे में किला भरना हो, जो वो फिर आपका 20 मिनट में भरेगा। इस तरह के जो यंत्र है वो जो आधुनिक खेती का है वो किसानों को प्रशिक्षण देना चाहिए और जगह जगह पर किसानों को अवेयरनेस करानी चाहिए, अवेयरनेस कैंप लगाए जाने चाहिए। जी थैंक यू। चौथा सवाल दीपक जी। राजेंद्र जी, आप मान के चलिए कि आप एमएलए बन गए जी, और प्रदेश ने आपको हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। थैंक यू। आप ये बताइए कि समूचे प्रदेश के विकास के लिए जी आप क्या करेंगे? देखो, 3 चीज़ें होती है किसी प्रदेश और देश का जो मायना होती है, चाहे रेल सेवा है, रोड सेवा है और हवाई सेवा है। सबसे पहला प्रमुख मेरा ये एजेंडा रहेगा, अगर आपने जो बोला और भगवान ने ऐसा समय दिया तो जो हमारा लिंक होगा, जैसे रोड्स का लिंक है, हम पूरे प्रदेश के अंदर हाईवे, नेशनल हाईवे से मिलकर के नेशनल हाईवे बनाएंगे। जो रोड्स टूटी हुई हैं उन रोड्स को ठीक कराएंगे। ये होगा हमारे यातायात के जो साधन हैं उनको हम प्रायोरिटी पर ठीक कराएंगे। जैसे रेल का है, रेल ट्रैक जहाँ पर जिस जगह पर लिंक नहीं है उनके लिंक को जोड़ करके और रेल का जो लिंक है उसको बढ़िया कराया जाए, रेल यातायात को भी सुधारा जाएगा। और तीसरी जो बात है, पॉलिसी बनाई जाएंगी। जैसे किसान एग्रीकल्चर के लिए पॉलिसी बनाई जाएंगी, पिछली सरकारों ने बनाई है लेकिन उनमें काफ़ी खामियां भी रही है। जैसे स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए भी हम पॉलिसी बनाएंगे, जो युवा बच्चे हैं उनके लिए भी यूथ की पॉलिसी बनाएंगे। जब स्पोर्ट्स की पॉलिसी तो बना दी और 2-2 करोड़ रुपए के इनाम भी दे दिए गए हैं, गाँव के अंदर स्टेडियम भी बना दिए गए हैं, लेकिन स्टेडियम के रख रखाव के लिए वहाँ पर कोई कोच या कोई ग्राउंडमैन वहाँ नियुक्त नहीं किए गए, उनके शीशे तोड़ दिए जाते हैं। मैं तो गांव में जब जाता हूँ जहाँ स्टेडियम बने हो मैं देखता हूँ, तो इसमें मेरा ये सुझाव है कि जैसे 5 गांव हैं, 5 गांव के ऊपर एक कोच रख दिया जाए, एक गांव के ऊपर एक ग्राउंडमैन रख दिया जाए, एक ग्राउंड मैनेजर रख दिया जाए, ताकि एक स्टेडियम को वो देखे और 5 जो उनके ऊपर कोच हो 5 गाँव के ऊपर, वो उन 5 गाँव की निगरानी करे। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या जो हमारे ब्लॉक लेवल पर हो, वो जैसे डीएसओ होता है, वो डीएसओ उनको ओवरऑल उनका इंचार्ज रहे। ये चैन जब बनेगी तो ही तो स्टेडियम बनाने का फायदा होगा ना जी। तो ये जो पॉलिसीज बनी हुई हैं उनमें जो कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करेंगे, चाहे किसान की हो चाहे गरीब की हो। मैंने आपको बताया था जो हमारे गरीब भाई हैं उनके लिए पीले कार्ड की व्यवस्था है, उनके लिए आवास की योजना, सर एक सेकंड, आवास की योजना है, उनके नियम को सरलीकरण किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे उनको लाभ मिल सके। आप पॉलिसीज में जो कमियां हैं उनको ठीक करेंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे। जी 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 थैंक यू। एक और मेरा सर इसमें रहेगा जी, एक और अगर ऐसा मौका मिलता है सबसे पहले मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है ना वो ठीक करूंगा, क्योंकि प्रदेश। ठीक है, मान लिया 4 सवाल आपसे यहाँ पूरे होते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। जूरी के सवालों का आप जवाब देंगे हरि सिंह बुरा जी। साहब, हरि सिंह जी से पहला सवाल करेंगे डॉक्टर जंगवाल। हरि सिंह जी, आप शिक्षा का महत्व कितना महत्व देते हैं? शिक्षा को मैं सबसे सारी समस्याओं से ऊपर। क्या प्रदेश में मौजूदा जो स्वरूप है शिक्षा का वो सही है? अगर नहीं सही तो आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं उसमें? वो सही नहीं है जी, उसमें खामियां हैं, क्योंकि इसीलिए आजकल जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में जो है ज़्यादा डालते हैं। मैं ये चाहता हूँ अगर स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट स्कूलों को ये फैसिलिटी दी जाए इन ल्यू ऑफ एजुकेशन, उनको प्रॉपर सारी फैसिलिटीज़ दी जाए। डेस्क का है, स्टार्टिंग जैसे इंग्लिश का है। 2000 के में जब सरकार बनी थी हरियाणा के अंदर, उन चीफ मिनिस्टर जी ने जो है स्टार्टिंग में ही है जो 1ली से 6 तक जो है कोई 3 बदलाव बता दीजिए जो आप ला सकते हैं शिक्षा को सुधारने में।
तीन बदलाव तो ये है जी, उसके अंदर टेक्निकल एक एजुकेशन आए हर उसके अंदर स्टार्टिंग से ही ठीक है, से एक हो गया। प्रोफेशनल उसमें एजुकेशन आए ताकि उसमें बेरोज़गारी ना बढ़े, क्योंकि बच्चे जो है BA MA तक वेल क्वालिफाइड हो जाते हैं और वो रोज़गार के लिए भटकते रहते हैं। इस टाइप की एजुकेशन का जो है हम कोशिश करेंगे, ट्राई कोई और करेंगे सुधार? जिसमें रोज़गार इजीली अवेलेबल हो सके, इस टाइप के एजुकेशन पे हम जोर देंगे। और जो है कि अच्छी वो कोचिंग वगैरह के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, ऐसे टीचर ऐसा स्टाफ शिक्षा के लिए अवेलेबल किया जाए जिससे कि बच्चे अपने लेवल पे जहाँ भी कोई स्कूल है गांव में या कोई नज़दीक कोई और है वहीं से उनका ये काम चल जाए, अपने लेवल पे वहीं वो जो है एजुकेशन कंप्लीट कर ले जाए, ताकि हमें जो है ये ट्यूशन सेंटरों की तरफ उधर शहरों में या उधर ना भागना पड़े। थैंक यू। दूसरा सवाल मलिक साहब। बुरा साहब, ये प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले सर मलिक साहब ये है, उसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है ही शुड बी हिमसेल्फ ऑनेस्ट, वो हो तभी उसका जो कोई है ना उस पर पब्लिक पे, ऑफिसर पे और उस पर जो है गवर्नमेंट अदर्स उस पर सिस्टम पे फर्क पड़ता है। पारदर्शी करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? पारदर्शी करने के लिए ऑनेस्ट ऑफिसर्स को एरिया के अंदर लगाया जाए, ब्लॉक लेवल पे लगाया जाए, तहसील लेवल पे लगाया जाए, SHO लेवल के आदमी का जो है उसको लगाया जाए, जितने भी हल्का लेवल के जितने भी कोई ऑफिसेज है उनके अंदर अच्छे वेल एजुकेटेड, वेल बिहेव्ड, वेल ऑनेस्ट जो है ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को वहाँ लगाया जाए। अब सरकार ने राइट टू सर्विस, राइट टू इंफॉर्मेशन इतने एक्ट बनाए हैं, उनका प्रॉपर जो है ना उनका यूटिलाइजेशन से ही जो है पारदर्शिता आ पाएगी। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? ये भी यू आर राइट कि भी उसको अगर पब्लिक के अंदर उसको और ज़्यादा से इस चीज़ की जो है उनको समझाया जाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन का और ITI का, जो कि भी इसके तहत जो है आप ये चीज़ें मांग सकते हो, किस ऑफिसर ने क्या किया है, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है, कहाँ उसने गड़बड़ करी है, ये उसके मार्फत मांग ये चीज़ें उठाई जा सकती है, ये पूछी जा सकती हैं। थैंक यू। तीसरा सवाल अजय झा जी। महिलाओं की भागीदारी समाज के लिए आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और उसके लिए क्या आप कदम उठाएंगे? महिलाओं की भागीदारी समाज के अंदर उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि एक जेंट्स की होती है, आदमी की होती है। महिलाओं की भागीदारी के लिए हम यही कहेंगे कि भी महिलाओं को जो है हर चीज़ के अंदर जो है मैक्सिमम पार्टिसिपेट दिया जाए, उनको मैक्सिमम जो है अपॉर्चुनिटी हर चीज़ के लिए दी जाए, चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे वो आप आइडियल सिचुएशन की बात करें, दी जाए, आप क्या करेंगे? हम वो करेंगे सर, मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर। इफ अगर पब्लिक हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है, हमारे नेता हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो हम उन महिलाओं को हर फील्ड में, हर उसमें जो है आगे रखेंगे और उनको पूरे जो है अपॉर्चुनिटी देंगे हर फील्ड में काम करने के लिए। जो अच्छी एजुकेटेड महिलाएं हैं उनको प्रॉपर एजुकेट करना, उनको जो है हर समय उनके सेमिनार वगैरह लगा के उनको हर अपने राइट्स के लिए उनको समझाना, और उनकी जो और भी कोई अगर कोई उनकी डिफ़िकल्टीज है उनके बारे में उनको अच्छी तरह से जो है समझाना, उनको एजुकेट करेंगे, आप जागरूक करेंगे, उनको जागरूक भी करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी भी देंगे। चौथा और अंतिम सवाल जाकिर जी। हरि सिंह जी, मुझे ये बताएं कि जातिवाद जो जातिगत आधारित राजनीति जो होती है, जातिवाद इतना फैला हुआ है, उसको आप कितना सही मानते हैं? मैं इसको टोटली रॉन्ग मानता हूँ। ये एक पूरे समाज के लिए, पूरे स्टेट के लिए, एक हल्के के लिए और पूरी इंडिया के लिए जितना जहर और जितना ये घातक है, इससे और ज़्यादा कोई ये भ्रष्टाचार के बराबर की ये जो है ये जो बीमारी है। आप किस तरह से दूर करना चाहेंगे इसको? हम विधायक हैं, जातिवाद को आपको रोकना है, तो आप क्या क्या कदम उसके लिए उठाएंगे? इसके लिए अब जो पहले वाली जो इसमें चीज़ थी जी, जो पहले जितना इसका जहर था जी, अब वो इतना नहीं रहा है। उसका एक ये इस चीज़ से इफेक्ट पड़ा है एजुकेशन से, कि भी जितना ज़्यादा एजुकेशन होगा, गरीब में है या और जो बिल्कुल लोअर तबके में है, अगर और जितना एजुकेशन आता जाएगा,
ये ऑटोमेटिकली जो है ये जहर खत्म होता जाएगा। नहीं, कहने का मतलब क्या कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर वो भी जातिवाद कैसे कर रहे हैं? ये देखो जी, वो तो एक अपने पॉलिटिकल उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। नहीं तो फिर एजुकेशन से जातिवाद कैसे खत्म होगा? मेरा सवाल ये है। एजुकेशन से? हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री काफी पढ़े लिखे हैं, काफी पढ़े लिखे हैं ना, लेकिन वो भी जातिवाद की बात करते हैं। पढ़े लिखे हैं हाँ, फिर उन्होंने तो अपनी पढ़ाई का जो सही यूटिलाइज नहीं कर रखा ना, जो तो सेल्फ एजुकेशन के लिए। नहीं तो जो आप किस तरह से जागरूक करेंगे लोगों को, आप किस तरह से दूर करेंगे इसको? हम तो इसको हर चीज़ के अंदर उनको जो है भागीदारी, समान भागीदारी दी जाए, जो हर चीज़ उनको जो हर इक्वल उनको शेयर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब दूसरी जाति के लोगों को भी उनको शेयर डिस्ट्रीब्यूट जो है इक्वल मिलना चाहिए हर चीज़ में। ठीक है सिंह जी, 4 सवाल आपसे पूरे होते हैं। थैंक यू। जुड़े के सवालों का आप जवाब देंगे शोकन जी। आप शोकन जी से पहला सवाल दीपक जी। राजेश कुमार जी, ये बताइए कि हरियाणा में हाँ जी गांव की स्थिति कैसी है, गांवों की स्थिति कैसी है, और आप इसे आदर्श गांव बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? हरियाणा के गांव की स्थिति, जो गांव का माहौल है, भाईचारे का माहौल, आजकल राजनीतिक लोगों ने भाईचारे का थोड़ा माहौल खराब किया, और सिर्फ राजनीति के कारण, वोटों की राजनीति के कारण। मैं अगर विधायक बना तो मैं अपने गांव में धर्मशाला या किसी की भाई ये हरिजन चौपाल है या कोई नायक चौपाल ये बनाने की बजाय एक सामुदायिक केंद्र बनाऊंगा और सभी को एक ये जागरूक करूंगा कि सभी अपने चौपालों में जाने के बजाय एक गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए, मॉडल विलेज बनाने के लिए क्या करेंगे आप? आदर्श गांव बनाने के लिए तो शिक्षा का, वहाँ का अगर कमी है गांव में कहीं शिक्षा का, स्कूल की या एजुकेशन की कोई कमी है, उस शिक्षा के लिए एजुकेशन का माहौल बनाना जरूरी है। और उस माहौल बनाऊंगा उसमें कि गांव के लोगों को इकट्ठा करके जागरूक करूंगा कि अपने बच्चों को जो अशिक्षित हैं या शिक्षा किससे दूर है उनको शिक्षित करें, किसी स्कूल में भेजें या जो भी सुविधा हो उनको दें। और शिक्षा से संबंधित ही जागरूक, जब किसी जो समाज, शिक्षा से गाँव को आप मॉडल विलेज बना देंगे? नहीं, गांव की गलियां वो ये तो विकास की चीज़ें एक्स्ट्रा चलती रहती हैं। आज नहीं, जब से भी सरकारें बनती हैं, गांव का जोड़ पक्का करना है, गांव की गली पक्की करनी है, स्ट्रीट लाइट लगानी है, ये तो होती हैं। गांव पक्का हो गया, आदर्श बन गया कि आदर्श गांव का नाम यह कि गली पक्की होगी, आदर्श नहीं बनेगा। जब तक लोगों के दिमाग में से अपना जातिगत जहर नहीं मिटेगा तब तक गाँव आदर्श नहीं बनेगा। चलिए दूसरा सवाल डॉक्टर जंगवाल। मौजूदा राजनीति में सुधार की कितनी जरूरत है और आप कैसे लाएंगे? एक 2-3 पॉइंट कोई बता दीजिए। मौजूदा राजनीति जो है वो सिर्फ आजकल अपने अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगा रहा है, ये वो आरोप नहीं लगा रहा कि ये इसने क्षेत्रवाद किया है या इसने ज़्यादा वो कर दिया। वो अपने स्वार्थ में कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है कि मैं कहीं ना कहीं राजनीति में पिछड़ा हुआ हूँ। हर व्यक्ति, मैं ये सोच करना चाहता हूँ कि मैं पिछड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं मेरे एरिया की, मेरी राजनीति के लोगों की आवाज़ उठाऊँ ताकि जाके जो भी उनके बीच में जाऊँ और वो उसको परिवर्तन करूँ। कहीं मैं दूसरे नेता पे आरोप ना लगाऊं, मैं अपने आप को साबित करूं कि मैं एक अच्छा नेता हूं, मैं मेरे एरिया की आवाज़ उठा सकता। मतलब एक पॉइंट यह है कि आप अपने आप को साबित करो कि आप अच्छा नेता हो, जनता का काम करके, न कि दूसरे पे आरोप लगा के। आज की राजनीति सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगाने की है, विकास की बातों पे ध्यान देने की नहीं है। तो उसमें सुधार कैसे लाओगे? कितने कोई 1-2 पॉइंट बताओ। सुधार लगाने तो यही है कि जो भी अपना विधानसभा में जाके जो अपने एरिया की आवाज़ है उस पर अमल करना और उसके लिए पॉलिसी बनवाना, वहाँ आवाज़ उठाना है, न कि एक दूसरे पे आरोप लगाने से बात बढ़ती। विधानसभा में तो कोई बोलता नहीं, बाहर जाके आवाज़ लगाते हैं, ऐसे सुधार नहीं होगा। जी तीसरा सवाल मलिक साहब। शौकन जी, ये जैसे MP लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, क्या इस प्रकार का MLAs के लिए भी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होना चाहिए? होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? हाँ, ये जरूरी है कि MLA के लिए भी लोकल फंड होना चाहिए। जब MLA कोई गांव में जाता है, गांव के लोग उसको समस्या बताते हैं कि ये समस्या हमारी फलां गांव के रोड नहीं है या फलां गली हमारी कच्ची है, तो वो वादा करके आ जाता है। जब वो DC साहब के या किसी भी जो डेवलपमेंट अधिकारी उसके पास एस्टिमेट के लिए बनवाता है तो वो कहता है कि मेरे पास फंड नहीं है। वो फंड अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो अपने गाँव की जाए और वहाँ जो समस्या है उसको बिल्कुल उसका कष्ट निवारण कर सके उस समस्या। लेकिन इस फंड का मिसयूज बहुत होता है। मिसयूज तो सिर्फ जो भी डिपार्टमेंटल काम करते हैं या टेंडरों के हिसाब से वही मिसयूज करते हैं, न कि राजनेता मिसयूज करता। नहीं, MLA करते हैं? नहीं, MLA नहीं करता जी, नहीं करता। मायावती का एक वीडियो आया था 2-3 साल पहले जिसमें साफ वो बोल रहे हैं अपने MP और MLAs को कि 10% जो तुम लेते हो उसमें से पार्टी में भी दिया करो। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि उसमें नेता नहीं करते हैं? मैंने ना तो वो ऑडियो देखा और ना मैंने सुना। आपको लगता है कि राजनेता जो है वो करप्शन नहीं करते? राजनेता मेरे हिसाब से जो
नहीं करता कोई भी राजनेता। जो करप्शन हो रही है इस देश में उसमें राजनेताओं का कोई रोल नहीं है। राजनेता किस प्रकार का राजनेता? जो भी विधायक है, एमपी है, विधायक कभी कमीशन लेता ही नहीं। आप कैसे इस बात की गारंटी दे सकते हैं नहीं लेते? मेरे से तो किसी ने लिया नहीं, मैं खुद एमसी रहा हूँ, मैंने गली पक्की करवाई, किसी ने मेरे से कमीशन नहीं लिया। आपने भी नहीं लिया और आपने दिया भी नहीं, ना लिया और ना दिया। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी बात सही हो, बट ऐसा है नहीं। लालू यादव कैसे जेल पहुंच गए? ऐसा है नहीं। लालू यादव कैसे जेल पहुंच गए? अजय जी पूरे होते हैं इनसे। थैंक यू। वो अलग अलग। यहाँ हम अपने सभी जूरी साहिबान को थोड़ी राहत देते हैं, चूंकि एमएलए हो तो ऐसा में। अब जज साहब, आपकी बारी है सवाल करने की। आप सभी उम्मीदवारों से अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा 5 से कॉमन सवाल होगा, एक ही सवाल होगा और आधे मिनट में आपको जवाब देना है। योगेश जी से जवाब शुरू होगा। मेरा सवाल यह है कि आरक्षण को लेकर बड़ा बवाल है। हरियाणा में जाटों को आरक्षण दे दिया तो बैकवर्ड क्लास से लोग नाराज हो गए। महाराष्ट्र में आरक्षण दे दिया तो अलग अलग बिरादरियों को अलग अलग कारणों से आरक्षण दिया जाता है। मेरा सवाल यह है कि नौकरियों में आरक्षण का आधार क्या हो और क्यों हो? योगेश जी। देखिए, नौकरियों में जो आरक्षण की बात है वो योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण जो दिया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो दिया, समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो मुख्य धारा में आ सके। और नौकरियों में आरक्षण जहाँ तक नौकरियों में आरक्षण का सवाल है, उसमें जो समाज का दबा कुचला वर्ग है उसको आगे आने का। लेकिन अब तो वोटों के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। जी सर, अब तो वोटों के लिए आरक्षण दिया जा रहा है कि वोट मिल जाएंगे इस कास्ट के, इसलिए आरक्षण दे दो। तो गलत है कि सही है? नहीं, वो बिल्कुल गलत है जी, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बिल्कुल। सुभाष जी। आज आरक्षण जो, चाहे वो हरियाणा सरकार है, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, आरक्षण होना चाहिए पर लायक आदमी के लिए होना चाहिए, जिसको जरूरत है आरक्षण की। कैसे तय करोगे उसको? अब आज आरक्षण की बात है, एक एससी कास्ट का हो चाहे बीसी कास्ट का हो, एससी कास्ट को आरक्षण देने के लिए जो आदमी 1 क्लास का अफसर लग गया, उसको आरक्षण की जरूरत नहीं होनी चाहिए जी, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। तो आरक्षण का लाभ एक बार मिलना चाहिए, दोबारा नहीं मिलना चाहिए उस परिवार। आरक्षण का लाभ एक आदमी को एक ही बार मिलना चाहिए, उस परिवार को दोबारा नहीं मिलना चाहिए। उस परिवार को नहीं, उसके बच्चे को तो मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, आदमी को नौकरी में भी आरक्षण मिल गया, उसको प्रमोशन में भी आरक्षण मिल गया। जब आरक्षण मिल गया तो उस परिवार, आरक्षण देने का मतलब क्या था कि समाज के समान उसमें आ जाए, समान मौके मिल जाए। जब एक परिवार को मौका मिल गया फिर दोबारा उसको आरक्षण नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। राजेंद्र जी, आजकल हमने ये भी देखा है। राजेंद्र शुरा जी। जी जी, नौकरियों में आरक्षण का आधार क्या और क्यों? वैसे तो ये आरक्षण का जो सिस्टम है ये देश से ख़त्म होना चाहिए जी। इससे जो कैपेबल लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो इनकैपेबल लोग हैं वो आगे आ जाते हैं जी। और दूसरी बात यह है कि आर्थिक आधार होना चाहिए जी। जो लोग गरीब लोग हैं उनको नौकरी में आरक्षण मिले, और आरक्षण भी लाइफ में उसको ये नहीं कि भाई एजुकेशन में मिल जाए, प्रमोशन में मिल जाए, नौकरी में मिल जाए। एक बार आरक्षण, अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको नौकरी के अंदर आरक्षण दे करके वो सबके समान, जो समाज के और लोग हैं दूसरे तबके हैं उनके बराबर आ जाए, एक ही बार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हरी सिंह बोरा जी। आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण का आधार क्या और क्यों? नौकरियों में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जी कि मेरिट सिस्टम इसमें अडॉप्ट होना चाहिए। आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण ज़्यादा नहीं, मतलब जो ज़्यादा ही अगर कोई वीकर सेक्शन है या उसके पास कोई बिल्कुल ही लाइफ ऑफ क्या आधार हो, मतलब लिविंग कैसे तय करोगे वीकर सेक्शन को? आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, किस तौर पे? आर्थिक तौर पे उसका ये होना चाहिए, जो ये इसकी मेजरमेंट जो है कि भी ये बिल्कुल ये चाहे किसी कास्ट का हो, उसके अगर आर्थिक तौर पे कमजोर है तो उसको आरक्षण यस, कास्ट वाइज नहीं होना चाहिए। यस। राजेश कुमार जी। नौकरियों में आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर कोई आर्थिक तौर पे कमजोर बच्चा है उसको सुविधाएं दे दो, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, ट्यूशन दिलवाने के लिए, कोई इंस्टीट्यूट में आरक्षण दिलवा दो एडमिशन के लिए। नौकरियां स्पेशल टैलेंट पे मिलनी चाहिए, बगैर नहीं मिलनी चाहिए। बगैर टैलेंट कोई नौकरी नहीं मिलनी। थैंक यू राजेश। इसी के साथ यहाँ सवाल जवाब राउंड खत्म होता है और अब बारी है तीसरे राउंड, व्यक्तित्व और नेतृत्व की। व्यक्तित्व और नेतृत्व राउंड में मैं तमाम जूरी सदस्यों से आग्रह करूंगी कि वो संबोधन राउंड और सवाल जवाब राउंड के दौरान ही सभी उम्मीदवारों के व्यक्तित्व और नेतृत्व की परख करते हुए उन्हें अंक दें, क्योंकि इसके लिए हमने अलग से कोई राउंड नहीं रखा है। इसी के साथ बरवाला हलके का जूरी राउंड अपने अंजाम तक पहुंचता है। जाहिर है अब सभी को इंतजार है ये जानने का कि आखिर बरवाला हलके से खबरें अभी तक ने किसे चुना है, एमएलए हो तो ऐसा। लेकिन ये बताने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।